नमस्कार। आकाशवाणी से प्रस्तुत है समाचार संध्या। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही 3 नए कृषि कानूनों पर विपक्ष के हंगामे के बीच कई बार स्थगित हुई। शिक्षा मंत्री ने सीबीएसई बोर्ड परीक्षाओं की समय सारणी की घोषणा की। निवेशक लगातार आम बजट की प्रशंसा कर रहे हैं। उद्योगपतियों और अर्थशास्त्रियों ने बजट को दूरदर्शी और सुधारवादी बताया। देश में कोविड से स्वस्थ होने की दर 97.5% हुई। अब तक 39.5 लाख से अधिक लोगों को कोविड टीके लगाए गए। और एशिया का सबसे बड़ा एरो शो कल से बेंगलुरु में शुरू होगा। समाचार संध्या में रवि कपूर के साथ मैं लवली निगम। कोविड महामारी के खिलाफ देश एकजुट होकर लड़ रहा है। आप भी हमारे साथ सुरक्षा और बचाव के 3 आसान एहतियाती उपायों का संकल्प लें। मास्क पहनें, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। और अब समाचार विस्तार से। संसद के दोनों सदनों में आज 3 नए कृषि कानूनों को निरस्त करने की मांग को लेकर विपक्ष के विरोध और लगातार शोर शराबे के कारण सदन की कार्यवाही कल तक के लिए स्थगित कर दी गई। राज्यसभा में विपक्षी सदस्य इस मुद्दे पर तुरंत चर्चा कराने को लेकर सदन के बीचों बीच आ गए और नारेबाजी करने लगे। इससे पहले विपक्ष के हंगामे पर सभापति एम वेंकैया नायडू ने उन्हें आश्वासन दिया था कि इस मुद्दे पर वे कल सदन में चर्चा कराएंगे। उन्होंने कहा कि सरकार और किसान संगठनों के बीच कई दौर की बातचीत हो चुकी है और राष्ट्रपति के अभिभाषण में किसानों के आंदोलन की बात को भी शामिल किया गया है। श्री नायडू ने कहा कि राष्ट्रपति के अभिभाषण पर कल धन्यवाद प्रस्ताव के लिए होने वाली चर्चा के दौरान विपक्षी सदस्य किसानों के आंदोलन के मुद्दे को उठा सकते हैं। I have allowed the leader of the opposition to mention the gist of the notice. So, keeping that in mind, you will be discussing tomorrow. Nobody is going to stop you from discussing these issues. Please, the notices given for 0 hour today, they will be carried forward. They will not lapse. These 0 hour notices will not lapse. They will be carried forward. Now, please, nobody is allowed to speak now. Once the chair has given a decision, please accept that. And tomorrow you will get an opportunity, whatever you want to say, highlight the issues for my community. उधर लोकसभा भी 2 बार के स्थगन के बाद 3 कृषि कानूनों के खिलाफ विपक्षी दलों के हंगामे के कारण कल तक के लिए स्थगित की गई है। सदन की कार्यवाही शुरू होने पर कांग्रेस, डीएमके, तृणमूल कांग्रेस, वामदल, समाजवादी पार्टी, शिवसेना और अन्य दलों के सदस्य अध्यक्ष के आसन के सामने आकर सरकार के खिलाफ नारेबाजी करने लगे। संसदीय कार्यमंत्री प्रहलाद जोशी ने हंगामा कर रहे सदस्यों से अपने अपने स्थान पर जाने और राष्ट्रपति के संसद के संयुक्त अधिवेशन में दिए गए अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा जारी रखने का आग्रह किया। उन्होंने कहा कि इस प्रकार की चर्चा में व्यवधान डालने की कोई परंपरा नहीं है। श्री जोशी ने कहा कि सदस्य बहस के दौरान मुद्दे उठा सकते हैं। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने बार बार हंगामा कर रहे सदस्यों से सदन में व्यवस्था बनाए रखने का आग्रह करते हुए कहा कि उन्हें इस मुद्दे को उठाने के लिए पर्याप्त समय मिलेगा। श्री बिरला ने कहा कि सदन को बहस करने और मुद्दों पर चर्चा करने के साथ ही आम लोगों की समस्याओं का समाधान भी करना होता है। कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा है कि सरकार संसद के भीतर और बाहर किसानों के मुद्दों पर चर्चा के लिए हमेशा तैयार है। लोकसभा में 3 नए कृषि कानूनों के खिलाफ विपक्ष के हंगामे के बीच श्री तोमर ने कहा कि प्रश्नकाल में सूचीबद्ध कृषि मुद्दों पर कई सवाल थे और अगर सदन को काम करने दिया जाता तो ये मुद्दे उठाए जा सकते थे। कृषि मंत्री ने कहा कि सरकार किसानों से संबंधित सभी मुद्दों पर चर्चा करने के लिए प्रतिबद्ध है। सरकार सदन के भीतर भी और सदन के बाहर भी हमेशा चर्चा के लिए तैयार रही है। आज भी प्रश्नकाल में बड़ी संख्या में प्रश्न कृषि और कृषि कल्याण से संबंधित थे। कोविड के संकट में अथक परिश्रम करके संसद का आयोजन किया जा रहा है। इसमें निश्चित रूप से सरकार का, गांव का, गरीब का, किसान का तमाम सारा कामकाज होना है। केंद्र सरकार ने कहा है कि उन किसानों के परिवारों को किसी प्रकार का मुआवजा देने का प्रस्ताव नहीं है जिनकी कृषि कानूनों के खिलाफ चल रहे आंदोलन के दौरान मौत हुई है।
कृषि मंत्री ने आज लोकसभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में ये जानकारी दी। कृषि कानूनों को रद्द करने की सरकार की किसी योजना के बारे में पूछे गए सवाल के जवाब में कृषि मंत्री ने कहा कि इन नए कानूनों के अमल पर उच्चतम न्यायालय ने रोक लगा रखी है। शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई की 10वीं और 12वीं की बोर्ड की परीक्षाओं की तिथियों की घोषणा कर दी है। शिक्षा मंत्री ने कहा कि 10वीं और 12वीं की परीक्षाएं 4 मई से शुरू होंगी। परीक्षा तिथियों की घोषणा करते हुए शिक्षा मंत्री ने कहा कि महत्वपूर्ण विषयों के बीच पर्याप्त अंतराल रखा गया है ताकि छात्रों को बिना तनाव के परीक्षा की तैयारी का समय मिल सके। इसमें बहुत कोशिश की गई है कि आपकी विषयों के बीच जो बहुत महत्वपूर्ण विषय हैं उनके बीच समय को थोड़ा सा अंतर हो ताकि आपको तैयारी करने के लिए अच्छा मौका मिल सके और आप तनाव मुक्त रहें। हम हमेशा कोशिश करते रहे हैं कि हम आपके साथ जुड़े रहें और आपको कहीं तनाव न हो, मानसिक दबाव न हो, आप मस्ती के साथ अपनी तैयारियों को करें। सीबीएसई की बोर्ड परीक्षाएं 4 मई 2021 से भाषा की परीक्षाओं से शुरू होंगी तथा मुख्य विषयों की परीक्षा 6 मई से होंगी। अंतिम परीक्षा 11 जून को आयोजित की जाएगी। हमारे संवाददाता ने बताया है कि कक्षा 12वीं की परीक्षा 2 पारियों में होगी। पहली पारी सुबह 10:30 से 1:30 बजे तक तथा दूसरी पारी दोपहर 2:30 बजे से शाम 5:30 बजे तक होगी। सीबीएसई की 10वीं और 12वीं की होने वाली परीक्षाओं से लगभग 3 महीने पहले संबंधित विषयों की परीक्षाओं की सूची जारी की गई है ताकि छात्र विषयों की तैयारी अच्छे ढंग से कर सकें और उन्हें कोई समस्या भी न हो। इस दौरान दोनों कक्षाओं के छात्रों की सुविधा के लिए 2 प्रमुख विषयों के बीच पर्याप्त समय भी दिया गया है ताकि वे संबंधित विषयों की तैयारी बेहतर ढंग से कर सकें। 10वीं के लिए कुल 75 विषयों की परीक्षा होगी जबकि 12वीं के लिए 111 विषयों के लिए परीक्षा होगी। इस वर्ष पिछले वर्ष की अपेक्षा परीक्षाओं के आयोजन के दिनों की संख्या कम होगी और परीक्षाएं कुल 39 दिन चलेंगी जो कि पिछले वर्ष की तुलना में 6 दिन कम है। आनंद कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली। निवेशक आम बजट की लगातार प्रशंसा कर रहे हैं। उद्योगपतियों और अर्थशास्त्रियों ने बजट को दूरदर्शी और सुधारवादी बताया है। आकाशवाणी से बातचीत में वाणिज्य और उद्योग परिसंघ के अध्यक्ष राजीव पोद्दार ने कहा कि यह विकास का बजट है। परिसंघ की पूर्व अध्यक्ष भावना दोषी ने कहा कि बजट में कर व्यवस्था में स्थिरता सुनिश्चित की गई है। कोई कोविड उपकर नहीं लगाया गया है। बजट में डायरेक्ट टैक्स के बारे में कुछ ज्यादा टिंकरिंग नहीं हुआ है, जो एक बहुत ही अच्छी बात है कि इससे टैक्स में स्टेबिलिटी बनी रहेगी, लोगों को सर्टेनिटी रहेगी। जो 75 इयर्स के ऊपर के सीनियर सिटीजन्स हैं, उन लोगों के लिए एक थोड़ी सुविधा कर दी गई है। उनको टैक्स का रिटर्न फाइल नहीं करना पड़ेगा। टैक्स तो जैसा था वैसा ही है, लेकिन रिटर्न फाइल करने में सुविधा कर दी गई है। बाकी कोविड सेस के बारे में सब लोग सोच रहे थे कि आएगा, वो नहीं आया है, तो उससे बहुत लोगों को एक रिलीफ जैसा हो गया कि चलो एक्स्ट्रा टैक्स कुछ आया नहीं है। बजट को संतुलित बताते हुए इंटरनेशनल बिजनेस कमेटी के चेयरमैन दिनेश जोशी ने कहा कि बुनियादी ढांचे, स्वास्थ्य, सूक्ष्म, लघु और मझोले उद्यम से संबंधित बजट प्रस्तावों से उद्योगों को लाभ मिलेगा। हेल्थ सेक्टर के लिए बेनिफिट दिए हैं। एग्रीकल्चर ग्रोथ कैसे बढ़ेगा उसके लिए उन्होंने अच्छे योजनाएं दिए हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर में तो बहुत ही बढ़िया जो अनाउंसमेंट किया है। आज हमारा जो रोड सेक्टर है इतना वाइब्रेंट हो गया है और रोड मिनिस्ट्री ने बहुत अच्छा काम किया। 8,500 किलोमीटर के उन्होंने रास्ते बनाए। ये रास्ते 8,500 किलोमीटर से 11,000 कैसे बन सकते हैं, ये पूरा इस बजट के अंदर विचार किया उन्होंने। उसके लिए जो फंड एलोकेट किए, नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर फंड के लिए उन्होंने जो बजट एलोकेट किया, उससे तो इंफ्रास्ट्रक्चर जरूर बढ़ेगा, उसमें फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स आ जाएंगे। महाराष्ट्र में सांगली के उद्योगपति अजय शाह ने कहा है कि बजट में बुनियादी ढांचे को बेहतर बनाने और स्वास्थ्य के क्षेत्र पर विशेष ध्यान दिया गया है। अच्छा बजट एलोकेट किया गया है, सामान्य लोगों तक पहुंचेगा ये अपेक्षा है। इंफ्रास्ट्रक्चर, हाईवेज, रेलवेज में सुधार होने के लिए जो आज के टाइम की जरूरत है उसमें अच्छे नियोजन दिखाई पड़ रहे हैं। कोविड में चेंज्ड सिचुएशंस में जो फिनांस मिनिस्टर ने आत्मनिर्भर हेल्थ अभियान शुरुआत की है, वो इंश्योरेंस बीमा क्षेत्र में शुरुआत होने की एक अच्छी स्ट्रैटेजी है। सामान्य व्यापारियों के हिसाब से इनकम टैक्स ऑडिट लिमिट 5 करोड़ से 10 करोड़ तक की गई है, जो सामान्य व्यापारियों को अच्छा फायदा होगा। नासिक, नागपुर मेट्रो जो महाराष्ट्र के लिए है, तो महाराष्ट्र के लिए इन्होंने जो फिनांस मिनिस्टर ने बजट एलोकेट किया है उससे पायाभूत सुविधा और मेट्रो सर्विसेज में सुधार होने की गुंजाइश।
बैंकिंग विशेषज्ञ महेंद्र कुमार चौहान ने विनिवेश, सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के निजीकरण और बीमा क्षेत्र में विदेशी निवेश बढ़ाने की घोषणा का स्वागत किया। बैंकिंग सेक्टर, फाइनेंशियल सर्विसेज और इंश्योरेंस सेक्टर के लिए बहुत अच्छा बजट है। पिछले कई सालों में हम अगर देखें तो ये सबसे सिंपल बजट है और इसमें बैंकिंग के लिए खास बात तो ये है कि 20,000 करोड़ का रीफाइनेंसिंग जो पब्लिक सेक्टर बैंक्स के लिए हुआ है उससे बैंक्स को काफी राहत मिलेगी और उनका प्रोग्रेस भी होगा। कुछ 5-6 पब्लिक सेक्टर बैंक्स आइडेंटिफाई किए गए हैं जिनका नाम उन्होंने अभी नहीं दिया है, बाद में पता चलेगा। उनको डिसइन्वेस्टमेंट किया जाएगा तो उसके डिसइन्वेस्टमेंट के बाद जो प्राइवेट सेक्टर उसके साथ पार्टनरशिप करेंगे उससे वो बैंक्स भी बहुत अच्छे चलेंगे। सरकार ने कहा है कि देशव्यापी कोविड टीकाकरण अभियान के अंतर्गत 39,50,000 से अधिक लोगों को टीका लगाया जा चुका है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया है कि पिछले 24 घंटों के दौरान 1,91,000 स्वास्थ्यकर्मियों का टीकाकरण किया गया। उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक 4,63,000 लोगों को टीके लगाए जा चुके हैं। देश में कोविड से स्वस्थ होने की दर 97.05% हो गई है। पिछले 24 घंटों के दौरान 13,423 लोग स्वस्थ हुए। इसी दौरान 8,655 नए कोविड मरीजों की पुष्टि हुई। इसके साथ ही इस महामारी से संक्रमित लोगों की कुल संख्या 1,07,66,245 हो गई है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया है कि अब तक 1,04,48,406 लोग संक्रमण से ठीक हो चुके हैं। पिछले 24 घंटों के दौरान 94 मरीजों की इस संक्रमण से मृत्यु होने के साथ ही मरने वालों की संख्या 1,54,486 हो गई है। केंद्र ने कोविड प्रबंधन में सहयोग देने के लिए 2 उच्च स्तरीय टीमें केरल और महाराष्ट्र भेजने का फैसला किया है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि देश के लगभग 70% कोविड संक्रमण के मामले इन दोनों राज्यों से हैं। ये टीमें राज्य के स्वास्थ्य विभागों के साथ मिलकर काम करेंगी और जमीनी हालात का जायजा लेंगी और दोनों राज्यों में कोविड के मामलों को नियंत्रित करने के लिए आवश्यक उपायों की सिफारिश करेंगी। कर्नाटक में राज्य सरकार और उद्योग इकाइयों ने हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड HAL को 83 LCA Mark 1A लड़ाकू विमान बनाने के लिए 48,000 करोड़ रुपए का ऑर्डर देने के लिए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का आज बेंगलुरु में स्वागत किया। रक्षा मंत्री ने कहा कि HAL को दिए ऑर्डर से देश में 5,000 प्रत्यक्ष रोजगार और 25,000 अन्य नौकरियों का सृजन होगा। साथ ही 180 सूक्ष्म, लघु और मझोले उद्यमों तथा 230 उपकरण आपूर्तिकर्ताओं को भी लाभ पहुंचेगा। श्री सिंह ने रक्षा उपकरणों का स्वदेशीकरण में सहयोग करने का संकल्प व्यक्त किया। जल्दी से जल्दी और भी नए ऑर्डर्स HAL को मिलें, ये हम लोगों की कोशिश होगी। कोविड की इतनी महामारी के बावजूद 48,000 करोड़ का ऑर्डर आर्म्ड फोर्सेस की तरफ से आपको ये मिल गया है और मैं कह सकता हूं कि इंडिजिनस डिफेंस प्रोक्योरमेंट के इतिहास में यह सबसे बड़ा प्रोक्योरमेंट है। यदि मैं इसे कहूं कि यह हिस्टोरिकल डील है तो यह कहना भी एग्जेगरेशन नहीं होगा। हिस्टोरिकल डील है जो इंडियन एरोस्पेस सेक्टर को एक नई हाइट देगी, यह भी हमारा विश्वास है। रक्षा मंत्री ने रक्षा उपकरणों के आत्मनिर्भर भारत कार्यक्रम के तहत उत्पादन पर जोर देते हुए कहा कि भारत अपनी रक्षा के लिए अन्य देशों पर निर्भर नहीं रह सकता है। एशिया का सबसे बड़ा एरो शो कल से बेंगलुरु में शुरू हो रहा है। 3 दिन के इस आयोजन का उद्घाटन रक्षा मंत्री करेंगे। हमारे संवाददाता ने बताया कि कोविड महामारी को देखते हुए पहली बार इसे हाइब्रिड प्रारूप में आयोजित किया जा रहा है। 13वें एरो इंडिया शो में वर्चुअल और भौतिक रूप से भाग लेने का अवसर है। इस बार रक्षा क्षेत्र में भारत की उपलब्धियों को दर्शाया गया है। भारत में ही तैयार हुए विमान, रेडार, मिसाइल और अन्य रक्षा उपकरण को दर्शाया गया है। पहली बार एरो इंडिया शो में हिंद महासागर से लगे 27 देशों के रक्षा मंत्री चर्चा में भाग लेंगे। दूसरी ओर विभिन्न देशों के चीफ ऑफ एयर स्टाफ की मीटिंग भी होगी। इन मीटिंग्स में युद्ध कौशल और आपसी सहयोग पर चर्चा होगी। कोविड की वजह से सभी सावधानी बरती गई है और RT-PCR नेगेटिव रिपोर्ट लेना जरूरी है। सुधींद्र, आकाशवाणी समाचार, बेंगलुरु। पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस के एक और विधायक आज भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए। डायमंड हार्बर से 2 बार विधायक रहे दीपक हालदार ने आज दक्षिण 24 परगना में एक रैली के दौरान भाजपा की सदस्यता ली। भाजपा नेता मुकुल रॉय, शुभेंदु अधिकारी और राजीव बनर्जी इस अवसर पर मौजूद रहे। श्री हालदार ने कहा कि तृणमूल कांग्रेस का नेतृत्व उन्हें जनता के लिए काम करने से रोक रहा था।
सरकार ने YouTube पर आए एक वीडियो में किए गए उस दावे को खारिज किया है जिसमें कहा गया है कि तथाकथित मोदी लोन स्कीम के अंतर्गत लोगों के बैंक खातों में 75,000 रुपए डाले जाएंगे। पत्र सूचना कार्यालय PIB ने कहा है कि यह दावा फर्जी है तथा सरकार ने इस तरह की योजना की कोई घोषणा नहीं की। बंबई शेयर बाजार का संवेदी सूचकांक 1,197 अंक बढ़कर 49,798 पर बंद हुआ। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी भी 367 अंक चढ़कर 14,648 पर पहुंच गया। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.com/hindi और हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR पर भी उपलब्ध हैं। चलो मिलकर एक शुरुआत करें, चलो एक फैसला आज करें, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे, चलो एक इरादा करते हैं, चलो खुद से वादा करते हैं, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। आगे बढ़ने से पहले मुख्य समाचारों पर एक नजर। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही 3 नए कृषि कानूनों पर विपक्ष के हंगामे के बीच कई बार स्थगित हुई। शिक्षा मंत्री ने CBSE बोर्ड परीक्षाओं की समय सारणी की घोषणा की। निवेशक आम बजट की लगातार प्रशंसा कर रहे हैं। उद्योगपतियों और अर्थशास्त्रियों ने बजट को दूरदर्शी और सुधारवादी बताया। देश में कोविड से स्वस्थ होने की दर 97.5% हुई। अब तक 39.5 लाख से अधिक लोगों को कोविड टीके लगाए गए। और एशिया का सबसे बड़ा एरो शो कल से बेंगलुरु में शुरू होगा। अब प्रस्तुत है संसद में आज हुई कार्यवाही की समीक्षा। पहले लोकसभा। लेखक हैं PTI भाषा के वैभव महेश्वरी। बजट सत्र के तीसरे दिन मंगलवार को लोकसभा की बैठक की हंगामेदार शुरुआत हुई। विवादों में घिरे केंद्र के 3 नए कृषि कानूनों को वापस लेने की मांग के साथ विपक्षी दलों के सदस्यों की नारेबाजी के कारण सदन की बैठक एक बार के स्थगन के बाद शाम 7 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। हंगामे के कारण सदन में प्रश्नकाल नहीं चल सका। अपराह्न 4 बजे लोकसभा की कार्यवाही आरंभ हुई तो नए कृषि कानूनों को वापस लेने की मांग को लेकर कांग्रेस और कई अन्य विपक्षी पार्टियों के सदस्यों ने नारेबाजी शुरू कर दी। कांग्रेस, तृणमूल कांग्रेस और द्रमुक के सदस्य अध्यक्ष के आसन के निकट आकर नारेबाजी करने लगे। वे तीनों कृषि कानूनों को वापस लेने की मांग कर रहे थे। शिवसेना और शिरोमणि अकाली दल के सदस्य भी कृषि कानूनों का विरोध करते नजर आए। सदन में हंगामे के बीच लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने प्रश्नकाल आरंभ कराया और सदस्यों से अपने स्थान पर जाने की अपील की। श्री बिरला ने कहा कि सभी सदस्यों को पर्याप्त समय दिया जाएगा। जो विषय सदस्य उठा रहे हैं उस पर उन्हें बोलने का मौका मिलेगा। अध्यक्ष ने कहा कि पिछले सत्र में आपने प्रश्नकाल नहीं चलाए जाने पर कहा था कि लोकतंत्र की हत्या हो रही है, लेकिन इस बार प्रश्नकाल हो रहा है। उनकी अपील के बाद भी सदन में स्थिति ज्यों की त्यों बनी रही। ऐसे में लोकसभा अध्यक्ष ने करीब 4:06 पर सदन की कार्यवाही शाम 5 बजे तक के लिए स्थगित कर दी। सदन की बैठक दोबारा शुरू हुई तो अध्यक्ष ने आवश्यक दस्तावेज सदन में रखवाए। उधर विपक्षी सदस्यों ने नारेबाजी शुरू कर दी। श्री बिरला ने हंगामा कर रहे सदस्यों से अपने स्थानों पर जाने की अपील की। उन्होंने कहा कि ये सदन संवाद, वाद विवाद और चर्चा के लिए है, नारेबाजी और सख्तियों के लिए ये सदन नहीं है। इस बीच कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने सदन में कहा कि सरकार किसानों से जुड़े मुद्दों पर संसद के अंदर और बाहर चर्चा करने को तैयार है। विपक्षी सदस्यों का हंगामा थमता नहीं देख अध्यक्ष श्री बिरला ने कार्यवाही शाम 7 बजे तक के लिए स्थगित कर दी। 2 बार के स्थगन के बाद शाम 7 बजे लोकसभा की बैठक पुनः शुरू हुई तो पहले की तरह ही विपक्षी सदस्यों का शोर शराबा जारी रहा। विपक्षी सदस्य 3 नए कृषि कानूनों को वापस लेने की मांग कर रहे थे। इस बीच पश्चिम बंगाल से भाजपा की सदस्य लॉकेट चटर्जी ने राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव को चर्चा के लिए रखा। उन्होंने इस दौरान नेताजी सुभाष चंद्र बोस और रविन्द्रनाथ टैगोर के कथनों का उल्लेख किया। चटर्जी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नेताजी की जयंती को पराक्रम दिवस के रूप में मनाने का फैसला किया। उन्होंने कहा कि मैं इस सदन के माध्यम से प्रधानमंत्री को प्रणाम करना चाहती हूं। हम सभी को और देश को उनसे प्रेरणा मिलती है। सदन में हंगामे के बीच लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने विपक्षी सदस्यों से बार बार अपने स्थान पर जाने का आग्रह किया।
इस बीच संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा कि राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव रखा गया है। जब कभी ये प्रस्ताव रखा जाता है तो शोर शराबा नहीं होता है। ये व्यवधान कभी नहीं हुआ। उन्होंने नारेबाजी कर रहे विपक्षी दलों के सदस्यों से आग्रह करते हुए कहा कि मैं अपील करता हूं कि आप सीटों पर जाएं और चर्चा में भाग लें। जब धन्यवाद प्रस्ताव पेश किया जा रहा है तो ये ठीक नहीं है। सदन में हंगामा जारी रहने पर लोकसभा अध्यक्ष ने कार्यवाही दिन भर के लिए स्थगित कर दी। अब सुनिए राज्यसभा में हुई कार्यवाही की समीक्षा। लेखक हैं पीटीआई भाषा के अविनाश। राज्यसभा में आज कांग्रेस के नेतृत्व में विभिन्न विपक्षी दलों के सदस्यों ने दिल्ली की सीमाओं पर चल रहे किसान आंदोलन के मुद्दे पर सदन में तुरंत चर्चा कराने की मांग करते हुए हंगामा किया। इस वजह से उच्च सदन की बैठक 3 बार के स्थगन के बाद अंततः पूरे दिन के लिए स्थगित कर दी गई। बजट सत्र के दौरान आज राज्यसभा का पहला कामकाजी दिन था। सभापति एम वेंकैया नायडू ने सदस्यों से कहा कि वे एक दिन बाद यानी बुधवार को राष्ट्रपति अभिभाषण पर होने वाली चर्चा में अपनी बात रख सकते हैं। सभापति ने शून्यकाल शुरू होने पर कहा कि इस मुद्दे पर चर्चा के लिए उन्हें नियम 267 के अंतर्गत नेता प्रतिपक्ष गुलाम नबी आजाद, तृणमूल कांग्रेस के सुखेंदु शेखर राय, द्रमुक के तिरुचि शिवा, वाम सदस्य ई करीम और विनय विश्वम सहित कई सदस्यों के नोटिस मिले हैं। इस नियम के अंतर्गत सदन का सामान्य कामकाज स्थगित कर जरूरी मुद्दे पर चर्चा की जाती है। सभापति ने कहा कि किसानों के मुद्दे पर सदस्य अपनी बात कल राष्ट्रपति अभिभाषण पर चर्चा के दौरान रख सकते हैं। उन्होंने सदस्यों से संक्षिप्त में अपनी बात कहने को कहा। सुखेंदु शेखर राय, करीम, तिरुचि शिवा के अलावा राजद के मनोज झा, बसपा के सतीश चंद्र मिश्रा, सपा के रामगोपाल यादव आदि सदस्यों ने किसानों के आंदोलन का जिक्र किया और इस पर चर्चा कराने की मांग की। सभापति ने शून्यकाल में व्यवस्था देते हुए कहा कि इस मुद्दे को कल राष्ट्रपति अभिभाषण पर चर्चा के दौरान उठाया जा सकता है। संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा कि सदस्यों ने स्वयं ही प्रश्नकाल की मांग की थी। उन्होंने कहा अब प्रश्नकाल चल रहा है लेकिन वे इसमें हिस्सा नहीं ले रहे हैं। कल राष्ट्रपति अभिभाषण पर चर्चा के दौरान सदस्यों को अपनी बात रखने का पूरा मौका मिलेगा। सदस्यों ने कहा कि सदन में अन्नदाता की परेशानियों के मुद्दे पर चर्चा होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि जन सरोकार से जुड़े मुद्दों पर सदन में चर्चा होनी चाहिए। नायडू ने कहा कि वह सदस्यों की चिंता समझते हैं और राष्ट्रपति अभिभाषण में भी इस मुद्दे का जिक्र किया गया है। दिए गए नोटिसों को अस्वीकार करते हुए उन्होंने कहा कि परिपाटी है कि अभिभाषण पर पहले लोकसभा में चर्चा शुरू होती है, इसलिए यहां इस पर कल चर्चा शुरू होगी जिसमें सदस्य अपनी बातों को विस्तार से रख सकते हैं। इसके बाद विपक्ष के कई सदस्य वॉकआउट कर गए। कुछ देर बाद ये सदस्य सदन में आए और किसानों के मुद्दे पर चर्चा की मांग करते हुए हंगामा करने लगे। सभापति ने सदस्यों से प्रश्नकाल चलने देने की अपील की। उन्होंने आसन की ओर आ रहे कुछ सदस्यों को वापस जाने के लिए कहा। उन्होंने कहा कि पिछले सत्र में कोविड-19 महामारी की वजह से प्रश्नकाल नहीं हो पाया था, जिस पर सदस्यों ने ही नाराजगी जाहिर की थी। अपनी बात का असर न होते देख उन्होंने 9:50 पर 10:30 बजे तक के लिए बैठक स्थगित कर दी। एक बार के स्थगन के बाद बैठक शुरू होने पर भी सदन में विपक्षी सदस्यों का हंगामा जारी रहा। उपसभापति हरिवंश ने हंगामा कर रहे सदस्यों से अपनी सीटों पर जाने तथा सदन को सुचारू रूप से चलने देने की अपील की। उन्होंने कहा कि सभापति ने पहले ही कहा था कि कल से राष्ट्रपति अभिभाषण पर चर्चा शुरू हो रही है और सदस्य उसमें अपनी बात रख सकते हैं, लेकिन उनकी अपील का हंगामा कर रहे सदस्यों पर कोई असर नहीं पड़ा और उन्होंने बैठक 11:30 बजे तक के लिए स्थगित कर दी। 2 बार के स्थगन के बाद उच्च सदन की बैठक पुनः शुरू होने पर भी सदन में हंगामा जारी रहा और विभिन्न विपक्षी दलों के सदस्य आसन के समीप आकर नारेबाजी करने लगे। उपसभापति हरिवंश ने हंगामा कर रहे सदस्यों से अपनी सीटों पर जाने तथा कोविड-19 संबंधी दिशा निर्देशों का पालन करने की अपील की। उन्होंने सदस्यों से एक बार फिर सदन सुचारू रूप से चलने देने की अपील की और आसन के समीप आए सदस्यों से अपनी सीटों पर जाने को कहा, लेकिन सदस्यों का हंगामा जारी रहा और उपसभापति ने बैठक शुरू होने के कुछ ही क्षणों के अंदर कार्यवाही दोपहर 12:30 बजे तक के लिए स्थगित कर दी। 3 बार के स्थगन के बाद उच्च सदन की बैठक फिर शुरू होने पर भी विपक्षी सदस्यों का हंगामा जारी रहा और वे नारेबाजी करने लगे। उपसभापति ने एक बार फिर सदन सुचारू रूप से चलने देने की अपील की और सदस्यों से आग्रह किया कि वे कल राष्ट्रपति अभिभाषण पर होने वाली चर्चा में शामिल होकर अपनी बात रखें, लेकिन सदस्यों का हंगामा जारी रहा
और उपसभापति ने कुछ क्षणों के अंदर ही कार्यवाही पूरे दिन के लिए स्थगित कर दी। इससे पहले बैठक शुरू होने पर उपसभापति एम वेंकैया नायडू ने बजट सत्र में राज्यसभा की कार्यवाही को सुचारू एवं नियमबद्ध ढंग से चलाने की सदस्यों से अपील करते हुए कहा कि ऐसी किसी भी स्थिति को टाला जाना चाहिए जिससे सदन एवं राष्ट्र के हित प्रभावित होते हों। श्री नायडू ने सदस्यों से वर्तमान बजट सत्र को अधिक अर्थवान बनाने को कहा, जिसमें मुद्दों पर शांतिपूर्ण, व्यवस्थित और मर्यादित तरीके से व्यापक चर्चा हो सके। उन्होंने अधिक ब्यौरा नहीं देते हुए कहा, पिछली बार कुछ दुर्भाग्यपूर्ण घटनाएं हुई थीं। श्री नायडू ने कहा कि यह सुनिश्चित करना हम सभी के लिए बाध्यकारी है कि सदन समुचित ढंग से चले, सदस्य नियमों का पालन करें, अनुशासन एवं गरिमा को बरकरार रखा जाए तथा सार्थक ढंग से चर्चा में हिस्सा लिया जाए। उन्होंने कहा, मैं सदैव ही सदस्यों से ये कहता रहा हूं कि ऐसी किसी भी स्थिति को टाला जाए जिससे सदन और राष्ट्र के हित प्रभावित होते हों। इसके साथ ही श्री नायडू ने कहा कि देश में प्रतिनिधित्व वाले लोकतंत्र के 100 वर्ष पूर्ण हो चुके हैं। केंद्रीय एवं विधायी परिषद के पहले प्रत्यक्ष चुनाव 1920 की सर्दियों में हुए थे। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र का मतलब लोगों की उनके निर्वाचित प्रतिनिधियों के माध्यम से सार्वजनिक मामलों के प्रबंधन और नीति निर्धारण में भागीदारी होता है। सभापति ने कहा कि प्रतिनिधित्व वाले लोकतंत्र के 100 वर्ष पूरा होने के अवसर हमें अपने देश की विधायिका के कामकाज और लोकतंत्र की स्थिति के बारे में गहराई से चिंतन करने का अवसर देता है। उन्होंने कहा कि राष्ट्रपति अभिभाषण के धन्यवाद प्रस्ताव और आम बजट 2021-22 पर चर्चा के लिए 20 से अधिक घंटे का आवंटित समय सदस्यों को लोक महत्व के विभिन्न मुद्दों को उठाने का पर्याप्त अवसर प्रदान करेगा, जिसका सरकार जवाब देगी। उन्होंने रविवार को विभिन्न दलों के नेताओं के साथ हुई उनकी चर्चा का भी उल्लेख किया। श्री नायडू ने कहा कि मैं गंभीरता से आशा करता हूं कि पिछले 4 सत्रों की भावना के अनुरूप ये महत्वपूर्ण बजट सत्र भी बहुत कामकाज वाला रहेगा। संसद के 2 सत्रों के बीच हुए कामकाज की चर्चा करते हुए श्री नायडू ने कहा कि राज्यसभा की विभागों संबंधित 8 संसदीय स्थायी समितियों में निर्धारित समय से अधिक कामकाज हुआ और 2 सत्रों के बीच कुल 55 बैठकें हुईं। उन्होंने कहा कि इन बैठकों की कुल अवधि 110 घंटे और 4 मिनट की रही, जिसकी औसत 2 घंटे 7 मिनट आती है। उन्होंने कहा कि ये 1 घंटे 54 मिनट के पिछले औसत से काफी बेहतर है। सभापति ने ये घोषणा भी की कि उच्च सदन की 15 फरवरी को होने वाली बैठक अब 13 फरवरी को होगी। उन्होंने कहा कि इस संबंध में सदस्यों द्वारा अनुरोध किया गया, जिसे स्वीकार कर लिया गया है। अभी आप संसद में हुई आज की कार्यवाही की समीक्षा सुन रहे थे। और अब कुछ अन्य समाचार। सरकार ने प्रतिष्ठित नारी शक्ति पुरस्कार 2020 के लिए नाम दाखिल करने की अंतिम तिथि 6 फरवरी तक के लिए बढ़ा दी है। महिला और बाल कल्याण मंत्रालय द्वारा महिला सशक्तिकरण में विशिष्ट योगदान के लिए प्रत्येक वर्ष 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर ये पुरस्कार दिए जाते हैं। वित्त वर्ष 2021-22 के लिए केंद्रीय बजट में देश में 100 नए सैनिक स्कूल खोलने का प्रस्ताव है। इन्हें गैर सरकारी संस्थाओं, निजी और राज्य सरकार के स्वामित्व वाले स्कूलों की भागीदारी से खोला जाएगा। इस फैसले से इच्छुक स्कूलों और स्वयंसेवी संगठनों को सीबीएसई प्लस प्रारूप वाले शिक्षण संस्थानों को तैयार करने का अवसर मिलेगा। ये स्कूल सैनिक स्कूलों की परंपराओं, मूल्यों, अनुशासन और राष्ट्रीय गौरव को अपने स्कूलों में समाहित कर सकेंगे। रक्षा मंत्रालय ने कहा है कि इस समय देश में 33 सैनिक स्कूल चल रहे हैं। वर्ष 2021-22 के शैक्षणिक सत्र से इन सभी सैनिक स्कूलों में कक्षा 6 में छात्राओं को भी प्रवेश लेने की अनुमति होगी। भारतीय मूल की भव्या लाल को अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा का कार्यवाहक प्रमुख नियुक्त किया गया है। नासा ने कल एक बयान में कहा है कि सुश्री भव्या के पास इंजीनियरिंग और अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी का व्यापक अनुभव है। अंतरिक्ष क्षेत्र में उनके योगदानों के लिए उन्हें अंतर्राष्ट्रीय वैमानिकी अकादमी का सदस्य भी चुना गया है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही 3 नए कृषि कानूनों पर विपक्ष के हंगामे के बीच कई बार स्थगित हुई। शिक्षा मंत्री ने सीबीएसई बोर्ड परीक्षाओं की समय सारणी की घोषणा की। निवेशक लगातार आम बजट की प्रशंसा कर रहे हैं। उद्योगपतियों और अर्थशास्त्रियों ने बजट को दूरदर्शी और सुधारवादी बताया है। देश में कोविड से स्वस्थ होने की दर 97.5% हुई। अब तक 39.5 लाख से अधिक लोगों को कोविड टीके लगाए गए। और एशिया का सबसे बड़ा एरो शो कल से बेंगलुरु में शुरू होगा। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।